मेरा नाम भूत और शेखर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, इस विषय का जो हेडिंग है, शीर्षक है, वो देखकर ही आप चौंक गए होंगे कि सन्नाटा कहाँ है। राहुल गांधी तो रोज के रोज चिल्ला रहे हैं, संसद में हो या संसद के बाहर चैनल वालों के कैमरे हो। राहुल गांधी तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं। और राहुल गांधी अगर थक जाते हैं तो उनके बहुत सारे प्रवक्ता है, चिल्लाना तो शुरू है। तो सन्नाटा इसलिए मैंने लिखा है कि देश के उपराष्ट्रपति को अचानक अपना इस्तीफा देकर निकलना पड़ा। उनका सरकारी निवास है वो खाली करना पड़ा। और जो कुछ बवाल खड़ा हो गया था उसके बारे में कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, छुटपुट हमारे जैसे जो एनालिस्ट है, विश्लेषक है, वो उस पर थोड़ी बहुत बहुत बहस कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्या कारण था। ये सब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो खुद को पत्रकार मानते हैं, जो खुद को मीडिया मानते हैं, जो हमेशा ब्रेकिंग न्यूज पर ही जिंदा रहना चाहते हैं, ऐसे जो सब लोग हैं वो क्यों चुप हो गए। धनखड़ के मामले में ये सब क्यों चुप हो गए। मैं ये सब्जेक्ट फिर से इसलिए बोल रहा हूं कि धनखड़ ने अपने को उपराष्ट्रपति बनाने वाले पार्टी से दगाबाजी की, इस पर तो चर्चा सब कर रहे हैं। क्योंकि ये तो कांग्रेस से होकर आए थे, जनता दल से होकर आए थे, ओरिजिनली बीजेपी या आरएसएस के नहीं थे। फिर भी बीजेपी ने इनको बहुत बड़ा सम्मान दिया। और उसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री और बीजेपी से ही दगाबाजी करने की कोशिश की। इस पर तो सब बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है। यहां तक कि जो बीजेपी के नहीं है, बीजेपी की आलोचना करने वाले लोग भी इस पर चर्चा और बहस कर रहे हैं कि ये लक्ष्मण रेखा धनखड़ को लांघनी नहीं चाहिए थी। इस पर सब बोल रहे हैं। लेकिन एक बात है कि अकेले धनखड़ ने दगाबाजी की है। जो कुछ हुआ, जो जो कारण अब सामने आ रहे हैं कि इन्होंने तेलुगु देशम के टीडीपी के कुछ एमपीज को बुलाकर पक्ष अपनी पार्टी के नेता को सपोर्ट विड्रॉ करने को कहा था। मोदी सरकार से चंद्रबाबू नायडू अपना सपोर्ट पीछे हटा ले और मोदी सरकार गिरा दे। इसके लिए धनखड़ ने कुछ किया, ये बोला जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं। और प्रोटोकॉल में हमको इतनी गाड़ियां चाहिए, वो चाहिए, टीवी पर अपना ही चेहरा दिखाना चाहिए, ये बहुत सारे कारण सामने लाए जा रहे हैं। फिर ईरान में कहीं गए थे प्रोग्राम में, तो समय पर जाने के बजाय ड्यूटी फ्री वस्तुएं खरीदी करने में अटक गए। बहुत सारे कंप्लेंट सब किए। कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई धनखड़ धनखड़ ने दगाबाजी नहीं की, बीजेपी ने उन पर अन्याय किया, ये कोई भी नहीं बोल रहा है। ये अजीब बात है। और एक बात साफ है, उपराष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ जगदीप धनखड़ जैसा कोई एक इंसान सरकार गिराने की अकेले ने कोशिश नहीं की होगी। उसके पीछे बहुत सारे दिग्गज हो गए, कांग्रेस के हो गए। अब ये भी मामला सामने आया कि वो इस्तीफा देने निकले, उससे पहले एक डेढ़ घंटा पहले उनको राहुल गांधी के जो नजदीकी है जयराम रमेश, इन्होंने फोन किया था। अब जो जयराम रमेश या खड़गे पिछले 2-3 सालों से राज्यसभा में हर दिन जगदीप धनखड़ से संघर्ष करते थे, बेइज्जती करते थे, वो अचानक उसी दिन उनको पर्सनली फोन क्यों कर रहे हैं। मतलब साफ है। जो खबरें सामने आई है, अपोजिशन के, विपक्ष के बहुत सारे नेताओं से मिलजुल कर धनखड़ कुछ षड्यंत्र कर रहे थे। मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये छुपा नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि धनखड़ ने बीजेपी से दगाबाजी की, ये हर एक कोई स्वीकार रहा है, नकार तो कोई नहीं रहा है। तो सवाल यह है कि अकेले धनखड़ अगर उपराष्ट्रपति है तो वो तो सरकार नहीं गिरा सकते, उनका तो अपना संसद में कोई वोट है ही नहीं। वो राज्यसभा के ऑफिस सभापति है, चेयरमैन है। तो चेयरमैन इसलिए कि वो उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा के मेंबर तक नहीं है। जब वोटिंग होता है उनका वोट काउंट तक नहीं होता। तो वो सरकार कैसे गिरा सकते थे? और सरकार गिराने के लिए लोकसभा के जो सदस्य है उनका वोट काउंट होता है, ना कि राज्यसभा का होता है। तो उपराष्ट्रपति अगर मोदी को धक्का देना चाहते थे, मोदी सरकार गिराना चाहते थे, तो उसके पीछे अकेला उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता। उनके माध्यम से या उनको आगे करके कोई दूसरे लोग एक षड्यंत्र रचकर बैठे थे, बना रहे थे। तो वो सब लोग आज कहां हैं? बेचारे धनखड़ को बताया गया सीधा सीधा, जब मोदी सरकार को या मोदी जी या उनके जो साथी है, बीजेपी का हाईकमांड है, उसको पता चला कि उपराष्ट्रपति अपनी सीमा लांघ रहे हैं और सरकार के खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उनको हटाना जरूरी है, ये मानकर ही अगली कार्रवाई हो गई। और इसके बहुत सारे मुद्दे आए, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन एक बात साफ है कि अकेले जगदीप धनखड़ उसमें नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो एक्चुअली ये सब करने वाले थे। और इसके लिए फ्लैश पॉइंट करके धनखड़ का इस्तेमाल किया गया। तो जब आज उनका पद चला गया है, वो चुप है, तो उनकी साइड लेकर, उनका पक्ष लेकर ये जो उनके साथी थे षड्यंत्र बनाने वाले, ये सब चुप क्यों है? खड़गे हो गए या जयराम रमेश हो गए या और कुछ लोग हो गए, कुछ पत्रकार भी हो गए, ये सब लोग चुप क्यों है? कोई तो धनखड़ की साइड लेकर उनका बचाव पेश करने के लिए सामने आने चाहिए, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। क्या ये जगदीप धनखड़ के साथ दगाबाजी नहीं है कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है? ये जो स्लोगन है ना, हर मोर्चे में वगैरह होती है, किसी नेता की चमचेगिरी करने वाले बोलते हैं कि जगदीप धनखड़ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। तो साथ देने का मामला तब उठता है जब वो आगे हो जाता है और उस पर संकट आता है, तो उसको बचाने के लिए जो पीछे वाले हैं उनको आगे दौड़ना पड़ता है। लेकिन जो घटनाक्रम है, जो घटा है, वो अगर हम आंखें खुली रखकर देखें तो बेचारे धनखड़ हुतात्मा हो गए, उनको शहीद किया गया है। जिन पर भरोसा करके धनखड़ जी आगे बढ़े थे और जिन्होंने उनको उपराष्ट्रपति बनाया, सम्मानित किया, उनके साथ धनखड़ जी दगाबाजी कर रहे थे। तो दगाबाजी करने के लिए जो उकसाने वाले लोग हैं, उनमें से कोई भी सामने नहीं आ रहा है कि भाई धनखड़ उपराष्ट्रपति है, उनको ये ढंग से अपमानित होकर भेजा गया वगैरह वगैरह। साफ बात थी। जब ये पिक्चर क्लियर होने लगा तो मोदी जी ने अपने साथियों को कहा कि इनका रेसिग्नेशन ले लो, या तो उनके खिलाफ महाअभियोग शुरू कर दो। तो भागने के लिए रास्ता छोड़ा था। अभी भी जो कुछ सम्मान बचा है वो बचा के रखो और बीमारी का कारण देकर निकल जाओ, वरना अपमानित होकर जाना पड़ेगा। ये जब सीधे सीधे बताया गया और उसके लिए महाभियोग के कारण से कुछ एमपीज की सिग्नेचर ली गई, तब जाके धनखड़ की आंखें खुली और चुपचाप उन्होंने मान लिया कि भाई सम्मानित रहकर जाना चाहता हूं, और उनको जाना पड़ा। और जहां तक मेरी खबर है, जो इस्तीफा उन्होंने दिया है उसका ड्राफ्ट भी धनखड़ का अपना नहीं है।
बीजेपी की तरफ से ये ड्राफ्ट बनाया गया और उस पर सिर्फ हस्ताक्षर धनखड़ ने किए। तो बीजेपी की बात ठीक है, बीजेपी ने अपने से दगाबाजी करने वाले को शहीद कर दिया, हटा दिया। लेकिन सवाल ये है कि इनको शहीद बनने के लिए जिन्होंने आगे किया था, लीडरशिप दी थी, उकसाया था, वो सब लोग कहाँ है? आज उनकी तो हालत बुरी हो गई है। और मैंने इसके पहले भी बता दिया, धनखड़ ये कांग्रेसी इकोसिस्टम के पहले शहीद नहीं है, पहले बलि के बकरे नहीं है। आज तक पिछले कुछ सालों में, 10-12 सालों में कांग्रेस ने ऐसे बहुत सारे बीजेपी के लोग या और किसी पार्टी के लोग इनको ऐसे ही बलि का बकरा बनाया है। वो अरुण शौरी हो गए, वो यशवंत सिन्हा हो गए। आपको याद है 2019 के चुनाव के पहले राहुल गांधी ने राफेल खरीदी के मामले में, राफेल हवाई जहाज खरीदी के मामले में बड़े बड़े आरोप लगाए थे, चौकीदार चोर वगैरह वगैरह, कि 30,000 का घोटाला हुआ है, 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, 40,000, जो आंकड़ा मुंह में आए राहुल गांधी फेंकते थे। और उस पर भरोसा करके अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा, जो बीजेपी से बहुत काल जुड़े रहे, ऐसे नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने अपनी ही नाक कटवा ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो अर्जी थी वो खारिज कर दी। लेकिन नाक किसका कटा? किस पर भरोसा किया इन्होंने? राहुल गांधी पर। राहुल गांधी और कांग्रेस की इकोसिस्टम पर भरोसा करके अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा आगे बढ़ गए, और जब फंस गए तब इनको बचाने के लिए ना कांग्रेस आई, ना इकोसिस्टम आई। वो अकेले नहीं है। आपको याद होगा जब कांग्रेस के साथ आए थे नीतीश कुमार और वापस बीजेपी के साथ चले गए, तो शरद यादव, शरद यादव जो नीतीश के साथी थे, वो रह गए कांग्रेस के साथ। उन्होंने अपनी पार्टी बनाने की सोचा। क्या हुआ? जब 2019 के चुनाव आए और हो गए, बीच में शरद यादव बलि का बकरा हो गए। आज उनका नाम तक किसी को याद नहीं है, कोई याद तक नहीं करता। वरना 2019 के लोकसभा चुनाव के आसपास हमेशा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वगैरह उनकी बगल में शरद यादव दिखाई देते थे। आज कांग्रेस को या कांग्रेस की इकोसिस्टम को शरद यादव का नाम तक याद नहीं रहता। आखिर में इनकी बुरी हालत ये थी कि नीतीश का साथ छोड़ने के कारण उनको फिर से राज्यसभा का मेंबर तक नहीं बनाया गया, और वो रहने को घर नहीं है। अगर राज्यसभा सदस्यता गई तो रहने का घर नहीं मिलेगा, इसलिए रोते रहे और उनका देहांत भी हो गया। आज किसी को शरद यादव याद तक नहीं है। ये जो बड़ी मालिका है, उकसाना, उनको हुतात्मा कर देना, उनको शहीद कर देना और बाद में भूल जाना, यही तो कांग्रेस की बड़ी चाल होती है। लेकिन हर वक्त एक नया बकरा उनको मिल जाता है। पिछले 1 साल से इनको कोई बकरा नहीं मिला था। जैसे पिछले 10 साल में कभी चंद्रा बाबू, कभी नीतीश कुमार, कभी यशवंत सिन्हा, कभी शत्रुघ्न सिन्हा, कभी अरुण शौरी, कभी सुब्रमण्यम स्वामी, ये बहुत सारे बकरे कांग्रेस ने अपने षड्यंत्र में बलि का बकरा बनाने के लिए लाए, हलाल किया और भूल गए। आज कचरे के कूड़ेदान में ये सब लोग पड़े हैं और कांग्रेस इनको पूछती तक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को परवाह नहीं है। अहंकार के आड़ में कोई भी नया बकरा उनके पास आएगा, ये जानते हैं। हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की हालत देखो। लोकसभा में अपनी 13 सीटें चुनकर आने तक कांग्रेस उद्धव उद्धव कर रही थी, लेकिन लोकसभा में 13 सीटें आने के बाद लीडरशिप के लिए उद्धव का चेहरा भी कांग्रेस ने नकार दिया था, नकार दिया था।
तो ऐसे बकरे कांग्रेस को और षड्यंत्र बनाने वाले को मिलते रहते। मेरा मुद्दा इतना ही है, मेरा मुद्दा इतना है कि बेचारे धनखड़ पर दगाबाजी का आरोप सारे के सारे इकोसिस्टम भी लगा रही है। लेकिन जब ये सब खेल धनखड़ कर रहे थे, तब जिन्होंने साथ दिया था वो आज कहां है? षड्यंत्र बनाने में जो लगे थे उन्होंने भी धनखड़ के साथ दगाबाजी की है। धनखड़ ने अपने पार्टी के साथ दगाबाजी की होगी। जिस पार्टी ने उनको उपराष्ट्रपति बनाया, राज्यपाल बनाया, उसके साथ धनखड़ ने दगाबाजी की, ये तो बात साफ है। उसी पार्टी ने उनको धक्के मारकर निकाल दिया। लेकिन धनखड़ ने इतना बड़ा रिस्क उठाया, वो किसके भरोसे पर उठाया था? किसी ने उनको भरोसा तो दिया होगा कि भाई ये होगा तो वो होगा, फिर आप ये करो, फिर हम ये करते। तो जब सब मामला उलट गया तो अली अकेला बलि का बकरा धनखड़ क्यों? कोई तो सामने आकर बोले कि भाई इसका तो बलि हो गई है, बलि चढ़ाई गई है, ये गलत हुआ है। कोई भी धनखड़ के समर्थन में क्यों नहीं आ रहा है? जो मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, उनमें से भी कोई धनखड़ का समर्थन नहीं करेगा? ये दगाबाजी नहीं है? धनखड़ अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वो भला बीजेपी से दगाबाजी कर रहे थे, बीजेपी को नुकसान करने निकले थे। लेकिन वो नुकसान करके किसी को तो फायदा पहुंचे, इसके लिए कुछ कर रहे थे ना। तो जिनका फायदा हो इसलिए धनखड़ ने ये सब रिस्क उठाया। उनमें से कोई तो धनखड़ के समर्थन के लिए सामने आ जाए। अगर नहीं आता तो वो धनखड़ के साथ भी एक दगाबाजी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।